नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .यूपीएससी में। हमने पार्लियामेंट्री किया था, हमारा जो संसद हमारी है उसके बारे में हमने विधायिका को पढ़ लिया है, या हम जो राष्ट्रपति है उसको पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं लोकसभा को, और कल करेंगे हम राज्यसभा को। अगर हम लोकसभा को देखेंगे तो इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अगर हाउस ऑफ द पीपल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अपने क्या है, अपने सांसद का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, इसलिए इसको लोगों का सदन यानी हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अगर इसके कुछ नामों पे चर्चा की जाए कि इसके जो नाम है लोकसभा के, वो किन किन नामों से इसको संबोधित किया जा सकता है, तो उसको आप देखेंगे लोअर हाउस यानी निम्न सदन। जैसे राज्यसभा कैसा है, राज्यसभा उच्च सदन है, मतलब ऊपरी हाउस सदन है या अपर हाउस है। वैसे ही लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, मतलब निचला सदन है, निम्न सदन है। दूसरा अस्थायी सदन है। कैसा ये, परमानेंट हाउस नहीं है। जैसे आपने राज्यसभा के बारे में देखा होगा, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वैसे ही लोकसभा क्या है, ये परमानेंट नहीं, ये कैसा है, ये अस्थायी सदन है। यानी जो यहाँ पर जो सांसद हमारे द्वारा चुना जाता है वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही लोकसभा के अंदर रहता है। तो ये 5 वर्ष बाद हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। दूसरा लोकप्रिय सदन, मैंने आपको कहा कि जो हम लोग हैं वो इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, जो मतदाता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर। तो ऐसे में इसको क्या, लोकप्रिय सदन, यानी लोगों के द्वारा चुने गया व्यक्ति को अगर हम लोकसभा में बिठाते हैं तो इसको लोकप्रिय, यानी लोगों का जो प्रिय है, जिसको लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया है, ऐसे व्यक्ति को हमने लोकसभा में बिठाया, तो इसलिए लोकप्रिय हाउस या लोकप्रिय सदन के नाम से भी हम लोकसभा को जानते हैं। जनता का सदन, वही बात आ गई, लोगों द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, तो इसलिए लोगों का क्या है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व बैठा होता है, लोगों के द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है वो क्या है, उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर करता है, इसलिए इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। इतना क्लियर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो लोकसभा को मैंने आपको जो नाम आपको मैंने बताया, लोकसभा को इन नामों से जाना जाता है। अब अगर देखेंगे सीटों की संख्या, अगर हम सीटों की संख्या देखेंगे तो सीटों की संख्या 550 + 2 बराबर है 552। कितनी सीटें, 552। 550 तो क्या है, जो निर्वाचित होते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। 2 कैसे है, आर्टिकल 331 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 331 क्या बोलता है, एंग्लो इंडियन के बारे में। तो जो 2 एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ऐसे इंडियन जो पहले तो अंग्रेज थे लेकिन हम भारतीय हो चुके हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या है, 2 सीटें ऐसे लोगों के लिए लोकसभा के अंदर रिजर्व रखी, इनको राष्ट्रपति चुनकर मनोनीत करके लोकसभा में बिठाते हैं। तो ऐसे 2 एंग्लो इंडियन, तो कुल कितनी सीटें हैं, 552 है। अगर 552 को हम डिवाइड करें तो 530 सीटें कहाँ हैं, 530 सीटें राज्यों के लिए दी गई है। मतलब जो 530 व्यक्ति चुनकर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये राज्य से चुनकर आते हैं, यानी स्टेट से चुनकर आते हैं। और 30 सीटें किसके लिए दी है, केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। ऐसे यूनियन टेरिटरी के लिए 13 हमारी क्या है कि 20 सीटें, हमारी 20 सीटें तय की गई थी यूनियन टेरिटरी के लिए, लेकिन यहाँ से 13 ही कैंडिडेट, 13 ही सदस्य लोकसभा के अंदर चुनकर आते हैं। साथ ही इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, इसलिए हमारी जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी, चाहे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, या अभी हमारा अपना जम्मू कश्मीर बना है, लद्दाख बना है, तो जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उस यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारी क्या है, 13 सीटें, यानी 13 कैंडिडेट चुनकर आते हैं या यूनियन टेरिटरी से। तो कुल कितने में, 530 + 13 543, और 2 545। यहाँ देखो 530 + 13 + 2 बराबर है 545। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर कितनी हमारे सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में, तो वो है 545, 545, यानी 545 कैंडिडेट हमारे अभी वर्तमान में लोकसभा के अंदर हमारा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर योग्यता देखेंगे कि लोकसभा का जो कैंडिडेट है या सदस्य है उसको बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए, तो आप देखेंगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली क्या कंडीशन है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसकी कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। लाभ का पद, मैंने बोला ना, सरकारी नौकरी में होना चाहिए, यानी जो भारतीय राज्य के संचित निधि है वहां से उसको किसी भी तरह का धन का वो उपयोग ना करता हो, तो वो संचित लाभ के पद के अंतर्गत आता है। लाभ का पद यानी जो सरकारी पैसा उसका यूज या उसका उपयोग ना करता हो, वो लाभ का पद के अंतर्गत आता है। दूसरा वो दिवालिया, मतलब किसी बैंक द्वारा उसको कंगाल दिवालिया यानी कंगाल घोषित ना किया गया हो।
तीसरी बात, पागल, वो पागल मेंटली उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर देश को चलाना है तो मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये योग्यता के अंदर आता है। अगर देखिए आप आपात उपबंध जिसको बोलते हैं इमरजेंसी पावर, तो इसको भी लाने का ज़्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। किसको? जो हमारी इमरजेंसी जो पावर्स होती है उसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और आपको पता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर हम लोकसभा पढ़ रहे हैं तो इमरजेंसी का भी इसमें कहीं ना कहीं उल्लेख आएगा, आपात उपबंध का भी कहीं ना कहीं उल्लेख आएगा। अगर आप आपात उपबंध को देखेंगे तो आर्टिकल 352, 352 इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, किसी स्टेट के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन चलाना हो, लगाना हो, तो वो किसके अंतर्गत लगता है? 356 के अंतर्गत। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, अगर देश के अंदर हमारा क्या लगता है फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है और देश की स्थिति को बना के रखना है, देश में अराजकता ना फैले, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल भी लगा सकते हैं। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि आज तक भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। तो जब हम आपात उपबंध पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने मित्रों बता दिया है, जो आपात उपबंध है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी लगाते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति है वो लगाते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद, जो मैंने कहा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि इनको लोगों ने चुनकर भेजा होता है, लोगों द्वारा डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो इसीलिए जो हमारी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में हमारे जो कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, ये सारे के सारे मंत्रिपरिषद में आते हैं। और जो मंत्रिपरिषद है पूरी की पूरी वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो सारी की सारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर देखें धन विधेयक, जो हमारा धन विधेयक होता है, ये भी सबसे पहले आर्टिकल 110 धन विधेयक, अगर हम आर्टिकल 110 को देखेंगे जो हमारा धन विधेयक के लिए बोलता है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा, 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास करे चाहे ना करे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सबसे पहले जो हमारा धन विधेयक है ये कहाँ पे जाता है? ये लोकसभा के अंदर ही जाता है। आरक्षण, अब बात आती है कि लोकसभा के अंदर भी कुछ आरक्षित सीटें हैं या आरक्षण का प्रावधान है, प्रोविजन है। जी बिल्कुल, आरक्षण का प्रोविजन है, आरक्षित कुछ सीटें हैं। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 क्या बोलती है? शेड्यूल कास्ट, यानी जो हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं या हमारी बहनें हैं, जो हमारे लोग हैं, वो लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर जो आते हैं उनके लिए 84 यानी 84 सीटें, 84 सीटें रिजर्व है। मतलब जो 84 कैंडिडेट है देश के अंदर वो कहाँ से चुनकर आएंगे? शेड्यूल कास्ट के जो लोग होंगे उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। अगर आप, और वहीं आर्टिकल 330 क्या बोलता है? अनुच्छेद 330 और क्या बोलता है? शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे लोग हैं उनके लिए 47 सीटें, 47 सीट्स हमारी कहाँ पे है? हाउस ऑफ द पीपल, जो हमारा लोकसभा है उसके अंदर आरक्षित है। आर्टिकल 331 331 क्या बोलता है? अनुच्छेद 331 ये कहता है 2 सीटें, यानी जो हमारे एंग्लो इंडियन, मैंने कहा ना जो पहले अंग्रेज थे बाद में क्या हो गए? भारतीय हो गए, ऐसे एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनके लिए भी 2 सीटें कहाँ रखी गई है? लोकसभा में आरक्षित रखी गई है 2020 तक। अब क्या होगा? जो एंग्लो इंडियंस है, एंग्लो इंडियंस के क्या होगा कि इनका आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन 2 सीटें इनके लिए रहेगी जरूर। लेकिन अब इनको क्या है कि राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ से ये खड़े हो गए वहाँ से इनको चुन कर आना पड़ेगा। बल्कि अब ये इनका जो आरक्षण था, जो इनको मनोनीत किया जाता था, वो मनोनीत इनको अब नहीं किया जाएगा। अब सीटें तो रहेगी एंग्लो इंडियन के लिए 2, परंतु उनको क्या है? उनको अब चुनकर आना पड़ेगा। कहाँ से? जिस लोकसभा क्षेत्र से वो क्या करते हैं? अपने प्रत्याशी या अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे आता है लोकसभा का संचालन भी तो करना है। लोकसभा का संचालन जो करता है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन जिसको कहा जाता है। अब इसका जो संचालन करते हैं वो कौन करते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 से 97 तक किसके बारे में दिया है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। और इनका चुनाव होता है जब हमारे जो लोग चुनकर जाते हैं, जो अब अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जाते हैं 545 लोग, उन्हीं में से क्या होता है? उन्हीं में से लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और निर्णायक मत जो लोकसभा का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है उसको क्या है कि अगर लोकसभा के अंदर बराबर मत होते हैं विपक्ष और पक्ष के, ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको क्या है? निर्णायक मत देने का अधिकार है। क्या है? निर्णायक मत देने का अधिकार है। संयुक्त बैठक आपने देखा होगा, जब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर
कुछ ऐसा आपका बिल होता है, कुछ ऐसा विधेयक होता है जो न लोकसभा से पास हो पा रहा, न राज्यसभा से पास हो पा रहा, लेकिन देश के लिए आवश्यक बिल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में एक संयुक्त बैठक होती है। आर्टिकल 108 क्या बोलता है, संयुक्त बैठक का प्रोविजन करता है। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 108 इसके बारे में कहता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है, अपना पद यानी लोकसभा सदस्य के नाते नहीं बल्कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के नाते उनको इस्तीफा देना होता है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, वैसे अगर इनको त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अब आती है अंतिम बात। अंतिम बात क्या आती है कि अगर हाउस बैठा है, हमारा लोकसभा बैठा है, लोकसभा सदन चल रहा है, तो वो चलेगा कब कब उसको माना जाएगा कि ये एक सुचारू रूप से संचालित जो किया गया है ये सही ढंग से किया गया है, या इसके अंदर जो बहस हुई है उस बहस का कोई औचित्य है, ये तब माना जाएगा जब गणपूर्ति यानी कोरम, जो कोरम होता है, अगर क्लास के अंदर 100 विद्यार्थी है तो क्लास ज़्यादा से ज़्यादा तब ली जानी चाहिए अगर वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे कोई 20-25 विद्यार्थी बैठे हुए हो 100 विद्यार्थियों में से, तब लगता है कि नहीं क्लास लेनी चाहिए। अगर 100 में से 5 ही लोग उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 95 लोगों का क्या है कि क्लास में जो सिलेबस चल रहा है वो छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी क्या होता है, जो हमारी हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा कहा जाता है, वो लोकसभा के अंदर भी तभी सदन चलता है जब गणपूर्ति जो हमारा कोरम है वो 1/10 होना चाहिए। यानी अगर 545 सीटें हैं, यानी 545 सीटें जो हमारी है उसमें से सदन के अंदर कितने लोग उपस्थित होने चाहिए, उस 55 सदस्य, यानी जो 545 का 1/10 यानी कितना 55 सदस्य हमारे किसके अंदर होने चाहिए, लोकसभा के अंदर होने चाहिए, तभी वो सदन चलेगा, तभी उस सदन की गरिमा मानी जाएगी, तभी उसी हाउस के अंदर जो डिबेट्स हो रही है उसका औचित्य माना जाएगा, तभी उस सदन को सुचारू रूप से, जो हम कहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चला है, तभी हम कह सकते हैं जब गणपूर्ति जो हमारा कोरम है 1/10 यानी 545 सीटों में से 55 सदस्य कहाँ हो, लोकसभा के अंतर्गत मौजूद हो, लोकसभा हाउस में मौजूद हो। तो मित्रों आज पर हमने लोकसभा, कल पढ़ेंगे राज्यसभा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।